हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आई18 थिंकिंग। तो फाइनली पी ब्लॉक का वन शॉट हमने रिकॉर्ड कर दिया। बहुत से लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था, सर पी ब्लॉक, बाकी सब कुछ तो हो गया था पर पी ब्लॉक नहीं हुआ था, तो थोड़ा टाइम लग गया दोस्तों। क्योंकि आपको पता ही है, मैं जो कंटेंट देता हूँ कोशिश करता हूँ कि इसके बाद आपको और भी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और सारे भी क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएं। तो मेरा थोड़ा सा ये कोशिश होता है ना। ये पॉसिबल पूरी तरीके से तो कोई भी इंसान नहीं पॉसिबल कर सकता, पर हाँ परफेक्शन की तरफ हम ले जाते हैं चीज़ों को, कोशिश करते हैं। आधी अधूरी दो चीज़ें बता दूं, आप भी खुश मैं भी खुश, लेकिन एग्ज़ाम के क्वेश्चन ही ना बने तो वो सही चीज़ नहीं है ना। तो मुझे लग गए 1 हफ्ते से ज़्यादा लग गए इसको रेडी करते करते, पर फाइनली बन गया है ना। बहुत से लोगों का कमेंट आया, तो ये इस लेवल पे है। ट्रिक भी है, टेक्निक भी है, कम समय में एक्सेप्शन भी चीज़ें हमने ले ली है और बहुत ही प्रिसाइज वे में लिया है, एकदम सिस्टमैटिक वे में। आपको मज़ा आएगा, बोरिंग नहीं लगेगा। पर यस, अगर आपको अच्छी रैंक लानी है नीट में या जेई में तो आपको अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा, सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। और ये भी है कि चाहे बोरिंग लगे चाहे ना लगे, आपको पढ़ना तो है, क्योंकि दोस्तों आपके सामने 20 से 25 लाख लोग हैं जो एग्ज़ाम देंगे। तो यस, आपको सभी चीज़ें पढ़ना है, वो अच्छा लगे ना लगे, बोरिंग लगे, है ना। बस आपको ये याद होना चाहिए कि कॉलेज हमें लेना है ना। नीट 2026, जेई 2026 और 2027 जो आएगा वहाँ कॉलेज में आप सेलिब्रेट करना, ठीक है। तो चलिए, हमने पूरी कोशिश की एकदम बेहतरीन बनाने का, जैसा कि अभी तक सारे क्लासिक वन शॉट हमने बनाए हैं वैसे ही इसको भी बनाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल बिना टाइम को वेस्ट किए हुए ग्रुप 13 से स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप 13 में क्या है, जो एलिमेंट होते हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंड्यूशियम, टेल्यूरियम और NH। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो सब में क्या है, लास्ट में NS2 NP1। तो NS2 NP1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। बस यहाँ पे बढ़ाते चले जाओ, 2 था 3 हो गया, 4 हो जाएगा, है ना, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ऐसे बढ़ाते चले जाओ, 7 हो जाएगा। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक, जनरल नहीं, हमने सबका ही लिख दिया है। एटॉमिक नंबर भी आप एक नज़र मान लो। और जो बोरॉन होता है इसमें, वो नॉन मेटल होता है, ठीक है। जो नॉन मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। और मेटल क्या होते हैं, जो डोनेट करते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, और बेसिकली एक जनरल ट्रेंड होता है कि एटॉमिक रेडियस जो होता है टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, साइज़ बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। तो इस केस में जो हो जाएगा वो देखो, एक जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है। आप अगर नोटिस कर पा रहे हो तो एल्यूमिनियम और गैलियम के केस में देखो ध्यान से, वहाँ पे इरेगुलरिटी आ गई। तो भाई इनको याद रखना। एटॉमिक रेडियस जो हो जाएगा, ध्यान से देख, ये मैंने आयनिक रेडियस लिखा है, तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम ये इंक्रीज कर रहा है। लेकिन एटॉमिक रेडियस की बात होगा तो यहाँ पे एल्युमिनियम के केस में आप नोटिस करो, यहाँ पे थोड़ा सा इरेगुलरिटी आ गई है, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 NP1 होता है ना। तो ये मैंने लिख रखा है, क्योंकि अब इसको एक एक चीज़ लिखता तो टाइम वेस्ट होता, तो टाइम वेस्ट करना नहीं है ना। फटाफट चीज़ों को, जो मेन चीज़ें हैं समझ लेनी है। चलो ये देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है वो इंक्रीज, देखो ये है, इरेगुलरिटी है, क्योंकि बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम आता है, यहाँ पे एल्युमिनियम पहले हो गया। तो भाई जो इरेगुलर है उनको तो आप ज़रूर याद रख लेना। मेल्टिंग पॉइंट ये होता है, मैं ऐसे याद रखता था अपने टाइम पे, बैटिंग, तो ऐसे याद रख लो, बोरॉन, एल्युमिनियम, टेल्यूरियम, इंड्यूशियम और गैलियम। तो बैटिंग से याद रख लो, ऐसे कुछ भी जुगाड़ लगा लो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी, ये मैं याद रख लेता था BTG। और ए को, एल्युमिनियम को आशुतोष ही पड़ता था, BTG आशुतोष, कुछ भी बना लो जैसे आपको जुगाड़ बैठे। अच्छा, यहाँ पे टेल्यूरियम इंड्यूशियम से ज़्यादा होता है, ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। और गैलियम एल्युमिनियम से जाता है, वो ज़्यादा होता है आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये याद रखना। और इरेगुलरिटी वाले तो भाई मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब ये कहानी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना चाहो तो सरल भाषा में बोलूँ, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे मान लो +3 +1 है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। जैसे देखो बोरॉन, एल्युमिनियम +3 है +1 है, तो ये डिक्रीज करेगा। रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, ये भी रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। लेकिन मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर रहा, है ना, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें याद करनी है आपको भी। तो सिंपल से आपसे यही पूछता है, लॉजिक पूछता है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट लिखा होगा, आप वहाँ पे लगा देना ऑप्शन, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट,
ठीक, याद रखो इसको। तो यहाँ पे हमेशा बोरॉन +3 वाला डिक्रीज कराने का, +1 वाले को इंक्रीज कराने का। फिर भी यहाँ पे देख, अगर यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हो तो देखो ये हमने बना लिया है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडोसियम। तो आप नोटिस करो तो बोरॉन, अगर ये टेल्यूरियम है मतलब ये क्या है, नीचे साइड है। और नीचे साइड हमेशा हमें पता है कि जब भी हम आते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा। टॉप टू बॉटम नीचे आएंगे, यही तो ऊपर पड़ा। और ये ऊपर साइड जो जितना होंगे वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा, यही तो बताया। तो कहीं ना कहीं इसलिए हमारे पास इस वाले केस में टेल्यूरियम +1 ज़्यादा स्टेबल है +3 से। अगर हाँ, ये कार्बन फैमिली में क्या होता है, सेम रूल फॉलो होता है, लिख देता हूँ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, लेड, है ना। तो यहाँ पर भी इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, लिख लो। तो यहाँ पे लेड ये क्या है, ये भाई लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो करेगा, इधर ही लिख देता हूँ इधर, है ना। और ये भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट करेगा। तो बस यही हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। सिमिलरली नाइट्रोजन के फैमिली में होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, AS, SB और बिस्मथ। तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रुप 13, 14, 15 सब में यही रूल लगता है। तो इसलिए ये एग्जाम्पल है कुछ जो आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे है ये ग्रुप 14 जिसमें आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, और ये यहाँ लास्ट वाले जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ना, जो अपन पढ़े ये, ठीक है। हाँ, ये हो गया ग्रुप 14, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, PB और F, ये FL है। और ये क्या हो जाएगा, कार्बन, सिलिकॉन जो होता है नॉन मेटल होते हैं, ये ज़रूरी बात है। जर्मेनियम मेटलॉइड होता है और बाकी ये सब जो है ये मेटल है। तो ये भी आपसे पूछी जा सकती हैं बातें, ठीक है। रेडियो एक्टिव कौन सा होता है, NHFL, ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। रेडियो एक्टिव मतलब अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। अच्छा, अबंडेंस सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फिर आयरन होता है, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है नीट में, इन्फॉर्मेटिव। एटॉमिक रेडियस कार्बन, ये तो नॉर्मल है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN का इंक्रीज होता है, या कोवेलेंट रेडियस बोल लो। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों का सेम होता है, कार्बन का ज़्यादा होता है। डेंसिटी अगर देखोगे ग्रेफाइड वाले का कम होता है, सिलिकॉन में है ना, ये गैलियम लगा दिया मैंने यहाँ। तो एक जनरल ऑर्डर हमने लिखा दिया है, और यहाँ से मेरे ख्याल से जर्मेनियम होगा, है ना। ये आप सही कर लो, मैंने जल्दीबाजी में लिख दिया है। तो अगर मान लो भाई ग्रेफाइड आता है तो वो लिस्ट होता है, डायमंड आता है तो वो सिलिकॉन से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर यही होता है, सेम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। स्टेबिलिटी, अब ये जो आपने पढ़ा वही है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। हायर वाले डिक्रीज करेंगे। और नाइट्रोजन में क्या होगा, नाइट्रोजन 2 तरीके का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3, +5, सबका फिक्स है। जैसे कार्बन फैमिली में +2, +4 और बोरॉन वाले में +1, +3, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला इंक्रीज करेगा, ये लोअर है नाइट्रोजन फैमिली में, और ये हायर वाला डिक्रीज करेगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, ठीक है। एग्जिस्टेंस, अब देखो ये वाले BF4- एग्जिस्ट करता है, LF6, ये अगर इस फॉर्म में आते हैं तो एग्जिस्ट करेंगे, बाकी कुछ आता है तो एग्जिस्ट नहीं करता। देखो स्मॉल साइज जो होते हैं वो ईजिली P फॉर्म करेंगे। मान लो जैसे कार्बन है और नाइट्रोजन है, कार्बन, नाइट्रोजन, तो ये भी 2 सेकेंड पीरियड, ये भी सेकेंड पीरियड, तो यहाँ पे अच्छे से ओवरलैपिंग हो पाती है, देखो अच्छे से। तो ये क्या करते हैं, P अच्छे से फॉर्म बना सकते हैं, जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सभी, है ना। हायर बड़ा साइज हो गया, छोटा सिलिकॉन हो गया और कार्बन हो गया, तो यहाँ तो ये छोटा हो गया, बड़ा हो गया, तो कहाँ से ओवरलैपिंग होगा। तो द हैवियर एलिमेंट डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड बट दिस इन्वॉल्व d ऑर्बिटल, जैसे d p और d बनाते हैं ये वाले, ठीक है। तो ये याद रखने का। कंपेयर स्टेबिलिटी, तो प्लस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा कार्बन की फैमिली में, है ना। इसमें SN, तो इसमें आपने अभी पढ़ा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, PB, तो SN तो ऊपर आ रहा है कहीं ना कहीं, देखो SN, तो SnCl4, और इसमें क्या है SnCl2 में ये 4 वाला ज़्यादा हो जाएगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम में +4 वाला, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो टॉप टू बॉटम जाने पे स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा।
स्टेबिलिटी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जैसे Pb4+ है, Pb2+ है, तो यहाँ पे आप पहचानो ये लोअर है, कहाँ पे अपर है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn और Pb, तो ये तो बहुत नीचे साइड है, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, है ना, स्टेबल होगा, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो ये हो गया। लेकिन अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर बोलेंगे तो Pb4+ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है उसका रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, आप नोटिस कर पा रहे हो, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज में कभी डिक्रीमेंट हो ना तो वहाँ पे रिडक्शन होता है, और पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट हो तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, और डिक्रीमेंट हो रहा है मतलब यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सिमिलरली ऑक्सीडेशन होता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ठीक, तो याद रखने का। अब जैसे Sn2 Sn4, तो स्टेबिलिटी Sn4 का ज़्यादा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अब ये Sn एक सेकेंड, हाँ स्टेबिलिटी इसका ज़्यादा, तो अगर स्टेबिलिटी इसका ज़्यादा हो गया तो ये इस कम मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बस यहाँ पे मैं ये बताना चाहता था कि इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। ये तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, ठीक है, तो ये याद रखने का आपको। एग्जिस्टेंस जैसे देख लो, TlF3, PbF4 ये आयनिक होते हैं, PbI4, BiF5, Ty ये होते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करता है ना, हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं इसको। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड सिलिकॉन, क्योंकि ओवरलैपिंग अच्छे से हो पाती है और आगे साइज बढ़ती चली जाती है तो ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाती। हाँ, इसमें CCl2 क्लोरो डाइक्लोरोकार्बिन SiCl2, तो इसमें क्या होता है, ये इंक्रीज करता जाता है ना, और इसमें डायगोनल रिलेशन किस में हो जाता है, गैलियम Sn में, तो डायगोनली जो रिलेशन होता है जिसमें उनका साइज प्रॉपर्टी वगैरह सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो ये आपको थर्मल, अब आप लॉजिक समझो ना समझो, ये चीज़ें याद ही होनी चाहिए कि टेट्राक्लोराइड है उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, ये वाली की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, क्यों, सेम रीजन है, क्योंकि इन पे आ जाएगा +4, और +4 अगर है तो इनर पेयर इफेक्ट स्टेबिलिटी डिक्रीज होना चाहिए, और इसमें क्या हो जाएगा, +2 वाले हैं तो यहाँ पे जो ऊपर बता दिया इस इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। ऐसे सो ऑन सब में आप लगाते चले जाओगे, देखो +2 +2 +2, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये देख लो, ये एसिडिक होता है, बोरिक एसिड, Al2O3 Ga2O3 एम्फोटेरिक होता है, और इंड्यूशियम टेलुरियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। ये पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन, कुछ ना कुछ कहीं JEE मेंस एडवांस नीट सब में पूछे गए, तो याद रखो ऑक्साइड में O2- होता है। अब पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर बता दो, तो ये पूछ लेगा, आपको यही नहीं पता ऑक्साइड में क्या होता है, पर ऑक्साइड में O2 होता है, सुपर ऑक्साइड में O2- होता है, ठीक है। और ओजोनाइड होता है, ओजोनाइड लिख देता हूँ, ओजोनाइड होता है वो, फिलहाल इतने को छोड़ो, आप उसको याद रख लो, ओजोनाइड को क्यों ही लिखना, उतना याद रहे वही बहुत है। अब यहाँ पे CO न्यूट्रल होता है, SiO हाई टेम्परेचर होता है ना, एग्जिस्ट करता है, मतलब GO एसिडिक होता है, और CO2 क्या होता है, एसिडिक, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका होता है इन जनरल वो एसिडिक होंगे, SiO2 एसिडिक होता है, GO2 एसिडिक, और रेड लेड बोलते हैं Pb3O4 को। एम्फोटेरिक ये वाले हैं भाई, एम्फोटेरिक जो एसिड बेस दोनों होते हैं उसको बोलते हैं। हाईली रिकमेंडेड है, आपको याद ही रखना है इन सभी चीज़ों को, ठीक है। और जो लोग नए हैं भाई, आपको पहले, जो पुराने हैं वो तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा लो, क्योंकि हम पुरानी चीज़ें बता रहे हैं आपको। जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूँ, नीट 2025 का जो पेपर हुआ था, हमने जो विदिन 2 मंथ कंटेंट दिया था भाई, वही पेपर आया था पैटर्न फॉर्मेट, ये देख लो, ये प्रूफ है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, ऐसा भी नहीं था पैसे लिए थे कि हम पैसे मांग रहे हैं तो ऐसा मत सोचो, आप देखो पहले, मैं चाहता हूँ आपकी तैयारी अगर मेहनत की हो तो बेकार न जाए। देखो सारे पैटर्न फॉर्मेट मैचिंग थे 99%, है ना। ये हमने जो विदिन 2 मंथ कराया था, 3 स्टेप स्ट्रेटजी कराया था, वहीं से पेपर आए थे। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है, इस बार हमने 5 स्टेप स्ट्रेटजी कराया है और 100% पेपर मैच होगा, इसकी हम फुल गारंटी लेते हैं, है ना। 1% किस्मत नहीं सही हुई तो कुछ नहीं कह सकते, 99% वही पेपर आएगा, क्योंकि हम 5 स्टेप स्ट्रेटजी में जो कराए हैं बहुत ही एनालिसिस किए हैं। 5 स्टेप स्ट्रेटजी क्या था इस बार, जो लोग लेट हैं भाई कोई बात नहीं, रिग्रेट नहीं करने का, अभी जैसा बोल रहा हूँ ऐसा फॉलो कर लो, ठीक है।
और ऐसा भी नहीं बोला 0 से 500 ला पाओगे, है ना। कुछ लोग वीडियो खोजते हैं हाउ टू स्कोर 500 इन लास्ट 1 मंथ, ये सब पॉसिबल नहीं है। कोई स्कैम में नहीं फंसना और कोई मोटिवेशन देगा तो फालतू चीज़ में नहीं फंसना, ठीक है। हार्डवर्क जो किया है भाई साल भर, उसका सिलेक्शन होगा कि जो आप लास्ट 1 वीक में 200 मार्क्स ले लोगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो, ऐसे करना है। 5 स्टेप स्ट्रेटजी में देखो, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये स्कोर हमने बोला था, फर्स्ट स्टेप है क्लासिक वन शॉट। हमने क्लासिक वन शॉट कराया जो कि आप अभी देख भी रहे हो पी ब्लॉक, और इस लेवल का क्लासिक्स वन शॉट है। ये तो लास्ट चैप्टर है, पी ब्लॉक डी ब्लॉक करा रहा हूँ, बहुत चैप्टर हो गए। क्लासिक वन शॉट में एक यूनिक तरीका आपको मिलेगा, इंजॉय करोगे केमिस्ट्री को पढ़ने के। और एक ऐसे लेवल से स्टार्ट किए हैं हम ना, मतलब समय भी कम लगेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें जो चीज़ें हम कवर करते हैं सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी हो जाते हैं, जेई के पीवाई की भी हो जाते हैं, 3-4 किताबें को ऐड कर देते हैं, सारे एक्सेप्शनल पॉइंट हो जाते हैं, और 2 से 3 ही घंटे का वीडियो होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और आपको ऑर्गेनिक आज तक नहीं समझ आई ना, एक बार मेरा वीडियो देखना, ऑर्गेनिक 0 के नाम से प्लेलिस्ट है, आपको ऑर्गेनिक समझ आएगा, आई प्रॉमिस यू, है ना। क्योंकि मैं बारीकी देखा हूँ, मैं भी अपने टाइम पे मुझे कुछ नहीं आता था, ड्रॉपर का स्टूडेंट था, तो मैं उन चीज़ों को फेस किया हूँ, फिर जाके कंटेंट बनाया हूँ, है ना। ऐसा नहीं कहीं से छाप दिया। तो ये देखो, आपको मज़ा आने वाला है, आप इसको देखो। तो ऐसे ही सारे चैप्टर के, और आपको एक खास बात मिलेगा इस लेक्चर में, हमारे लेक्चर में, कि मैं कोशिश करता हूँ हर वैरायटी प्रॉब्लम ले लूँ। ऐसा नहीं कि वन शॉट ले लिया, थ्योरी बता के बात ख़त्म, क्वेश्चन आए तो अटक जाओ तीसरे क्वेश्चन में, नहीं, सब क्वेश्चन हो जाएंगे। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको डेफिनेटली मिलेंगी जो आपको शायद से कहीं पे और ना मिले, है ना। ऐसा मैं एकदम नहीं बोल रहा श्योरिटी के साथ, पर हाँ यस, मेरी कोशिश रहती है आपको कुछ ना कुछ यूनिक मिले। तो आपने रेजोनेंस पढ़ा होगा, एक यूनिक वे में रेजोनेंस मिलेगा पढ़ने को, और बेहतरीन मज़ा आने वाला है। ट्रिक भी बताता हूँ, एक्सेप्शन भी बताता हूँ। तो सारे चैप्टर, जैसे केमिकल बॉन्डिंग का वन शॉट करा दिया है मैंने। फ़िलहाल ये तो 160 पेज का PDF है, पूरा केमिकल बॉन्डिंग 238 पेज का PDF पढ़ाया हूँ, पूरा है प्लेलिस्ट में। फ़िलहाल ये मैं कहूँगा वन शॉट देख लो, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ये 1 घंटे का वीडियो है, ऐसे सारे चैप्टर हैं, आप चाहो तो जो पॉसिबल हो देख लो, अगर देखे हो तो स्किप कर सकते। तो आपका क्लासिक वन शॉट अगर पढ़ा है इस चैप्टर तो स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दूसरा वाला स्किप नहीं करने का, चाहे पढ़ो चाहे नहीं। सुपर 45 क्वेश्चन इंटायर चैप्टर के बराबर होते हैं। 45 क्वेश्चन मतलब 100 कॉन्सेप्ट के इक्वल होंगे, सारे डिफरेंट वैरायटी प्रॉब्लम होंगे, एक ही टाइप के नहीं होंगे, और हर पॉसिबिलिटी कवर कर लेता है। तो अगर आप चाहते हो कि और नहीं प्रैक्टिस करना, कुछ ही क्वेश्चन आप कर लें जो पूरा क्लैरिफाई करते हैं, तो सुपर 45 देखो। ये है सुपर 45, सारे चैप्टर के हमने करा दिए हैं। इस लेवल का एक्सप्लेनेशन होता है ना दोस्तों, कि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा बेहतरीन। और ऐसा नहीं है कि मैंने जो चीज़ पूछा है वही एक्सप्लेन करते हैं, उसके आमने सामने इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं सब एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे से। तो आपका पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाता है, आपको अलग से चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन भी, चैप्टर भी, ट्रिक भी, सब कुछ एक साथ आ जाता है, एनसीईआरटी भी, ठीक है। तो ये आप सारे चैप्टर के करा दिए, आप ये देखो पूरा क्लासिक सुपर 45 डन। ये सेकेंड स्टेप था। थर्ड स्टेप क्या है, नीट 25। लास्ट ईयर मैंने 3 स्टेप स्ट्रेटजी जो कराया था, 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, उसकी वीडियो देख लो आप, ठीक है। और सुपर 45 भी देखना है, करोगे तो टाइम लगेगा। और चौथा स्टेप है संडे स्पेशल टेस्ट, जिसमें 180 आउट ऑफ 180 बच्चे लाए हैं, और यकीन मानोगे 50% से ज़्यादा 70% पेपर जेई का मैं बनाता था, मैं बॉबी सर, मैं और मिलके। तो उसमें मोस्ट ऑफ द 150 160 तो नॉर्मली आते हैं, ठीक है। तो ये आप दे लो। और मेंटरशिप ग्रुप स्टूडेंट के कहने पे ही लॉन्च किया था, जिसमें बहुत सारे लोग बोल रहे थे भैया स्कैम होता है, कोई तो गुमराह करते हैं, 3000-4000 रुपये लेते हैं, बात भी नहीं करते हो। तो हम लोग भरे, हमारे 500 लोग ऑलमोस्ट हैं, और 1000-1000 व्हाट्सएप ग्रुप तो फुल हो गया, कॉमन ग्रुप 1025 लोग। तो हमारी मेंटरशिप में हैं, जिनको हम प्रॉपर एक का रिकॉर्ड रखते हैं, बात करते हैं, खुद प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। और उसमें आपको मेंटरशिप में क्या मिलने वाला है, ये पूरा चैप्टर वाइज मिलने वाला है टेस्ट पेपर विद वीडियो सॉल्यूशन। उसके बाद सारी PDF जो मैंने दिखाया अभी, सुपर, क्लासिक, सब कुछ नीट 25, उसके बाद 20 गेस्ट पेपर मिलने वाला है, जिसका, और हमने इसका मेंटरशिप का प्राइस 200 रुपये रखा है, ठीक है। और जेन्युइनली अगर आप दे सकते हो तो दो, नहीं दे सकते हो तो कोई बात। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलना, अगर आप सच में पैसा आप घर से नहीं मिल सकता 200 मत देना, फ्री में ज्वाइन कर दूंगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। और दे सकते हो तो आप 200 रुपीज़ दो, हम आपको साथ पूरा PDF शेयर करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस देंगे, और आप एक सेफ जगह पे रहोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आजकल भरोसा नहीं लोगों पे, कहाँ पे किस पे ट्रस्ट किया जाए। और मैं भी बोलूँगा आप हम पे भी मत करो ट्रस्ट, पहले कंटेंट देखो, आपको लगता है यहाँ सही में बोल रहा हूँ मैं तो ही ज्वाइन करो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है।
और स्टेप 5 है टॉप फुल लेंथ पेपर मिलेगा, है ना, केमिस्ट्री का, और टॉप 50 ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल क्वेश्चन। इतना कर लो 180 आप टच कर लोगे, ठीक है। टच नहीं, आउट ऑफ आ जाएंगे, बाकी 150-40 ला सकते हो। और बीए भी कह रहा हूँ कि जो बच्चे जीरो पे हैं उनके लिए भाई थोड़ा मुश्किल टास्क है, मैं पहले बता दूँ। जो सीरियसली पढ़े हैं, थोड़ा बहुत आइडिया है, वो अगर इसे कर लेते हैं पूरा 5 स्टेप तो डेफिनेटली, और पेपर बाहर से नहीं आएगा, ये भी बता दूँ, ठीक है। तो मेंटरशिप ग्रुप में जुड़ना कैसे, मैं दूसरा ग्रुप दे देता हूँ, कम्युनिटी ग्रुप व्हाट्सएप का बना लिया, क्योंकि पहला फुल है, तो उसमें आप जुड़ जाना और पर्सनली मैसेज करना, तो हम आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे कहाँ कैसे। चलो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लो। और टेलीग्राम भी ग्रुप है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सब कुछ दे दूँगा, आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये रहा एम्फोटेरिक। अब हम देखते हैं ये पेज क्यों ऐड कर ग्रुप 13 की। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने ना अपने तरीके से लिया है, क्योंकि ये मैं 11 में पढ़ाऊँगा तो एकदम आराम से पढ़ाऊँगा, तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें आपको वैसी मिलेंगी, मैं, है ना, जो चीज़ें जहाँ पे रिक्वायर्ड लगी मुझे मैंने ले लिया है, क्योंकि अल्टीमेट याद ही करना था, कोई कॉन्सेप्चुअल सीक्वेंस तो फॉलो करना नहीं था, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी जैसे इसमें एलिमेंट है, ग्रुप 13 की ले लो, और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो E2O3 बनेगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम जैसे N2 है, Al बनाए, Aln बनाएगा, बोरॉन नाइट Bn, है ना। और मेटल ले लो, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन के साथ कराओगे तो MX3 बनाएगा। जैसे यहाँ पे क्या ले लिए, Cl ले लिए, मेटल ले लो B, और यहाँ पे Cl ले लो, PCl3 बन जाएगा ना। फ्लोरीन ले लो, BF3 बन जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन विथ एसिड एंड अल्कलीज, तो बोरॉन रिएक्ट नहीं करता है। एल्युमिनियम जो होता है डाइल्यूट HCl के साथ AlCl3H2 करता है, और मैंने बैलेंस नहीं किया, आप बैलेंस कर लेना, ठीक है। एल्युमिनियम एक्वस NaOH के साथ सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, मतलब NaLO2 बनाएगा, H2 रिलीज करेगा। फर्दर NaOH डालोगे तो ये आपके पास टेट्राहेड्रल कंपाउंड बना देगा, ये वाला टेट्राहेड्रल यूनिट होता है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, अगर मान लो हैलोजन है, मतलब कोई भी एलिमेंट है ग्रुप 13 का, तो EX3 बनाएगा, एक्सेप्ट टेल्लुरियम आयथ, है ना, ये नहीं बनाता, तो ये भी पूछ लेना। और एग्जामिनर एक्सेप्शन से ही ज़्यादा पूछते हैं वो लोग। इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन जैसे बोरैक्स, टिंकल और सुहागा बोलते हैं, Na2B4O7 10H2O। ज्वेलर्स बोरैक्स बोलते हैं, ज्वेलर, है ना, ये वाला 5H2O होता है। और बोरैक्स ग्लास होता है, Na2B4O7 होता है। अब देखो यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम कोलेमेनाइट, ये कोलेमेनाइट है, सोडियम कार्बोनेट ले लो, तो इसको आपके पास ये बनेगा NaBO2 कैल्शियम कार्बोनेट, हीटिंग यहाँ पे गिवन होगा थोड़ा बहुत, है ना। और CO2 जब यहाँ पे ले लोगे तो ये बनेगा आपके Na2B4O7। और फिर फर्दर Na2B4O7 को H2O के साथ बनाओगे तो ये आर्थोबोरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखने का। हीटिंग इफेक्ट, अगर मान लो वो बोरैक्स को हीट करते हो तो Na2B4O7 बना, सोडियम मेटाबोरेट, इसको हीट करोगे तो ये बनेगा, जो ग्लासी बेड होता है इसको बोलते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चरल क्या होता है, ये होगा, और ये ऐसे भी लिखा जाता है। तो जेई में पूछा था, ऐसे फॉर्मेट में गिवन था, यहाँ पे x लिखा था, यहाँ पे y, यहाँ पे z पूछा था, x + y + z की वैल्यू। तो देख रहे हो गुमराह कैसे करते हैं, तो ये भी होता है, इसको भी याद रख लेना, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। ये स्ट्रक्चर है, ये वाला बोरान sp3 होता है और ये वाला sp2 होता है, क्योंकि इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, लोन पेयर 0, तो 4 मतलब sp3, इसमें 3 है, 3 मतलब sp2। BOB बॉन्ड 5 है और BO बॉन्ड 14 है, ठीक है। और टोटल लोन पेयर 34 है। चलो आगे देखते हैं। और बोरिक एसिड है, कैसे बनता है पहले ये देख लेते हैं। आपने इसको लिया, सोडियम मेटाबोरेट, एक्वस HCl डाल दिया तो H3BO3 बना, एक्वस H2SO4 भी डाल दिया तो भी बन जाएगा। और बोरिक एसिड को H2O के साथ ले लोगे तो ये टेट्राहेड्रल ये भी होता है, ये बनता है, H+ रिलीज होता है, ठीक है। डाइबोरेन से, ये डाइबोरेन है, और 6H2O ले लो तो H3BO3 हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है, ये बोरिक एसिड है, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे HbO2 150 पे, ये बनेगा। हाई टेम्परेचर और थोड़ा सा बढ़ा के ले लोगे तो बोरिक एसिड बन जाएगा। 3 मेथड है बनाने के, ये ऐसे दिखता है बोरिक एसिड, है ना, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। ये वाला बोरान sp2 और ऑक्सीजन, इसे याद रखना भाई, ऑक्सीजन क्या होता है sp3, पूछता है क्वेश्चन, और बोरान क्या होता है sp2। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट बात थी, ठीक है, याद रखने का। ये बना दिया बॉक्स में हाइब्रिडाइजेशन। चलो आगे देखते हैं। डाइबोरन,
अब डाई बोरेन क्या होता है, बनता कैसे, पहले प्रिपरेशन देखते हैं। तो BF3 LiLH4 ले लो तो डाई बोरेन बन गया। साइड वाले भी याद रखना, BF3 को NaH के साथ 450 पे ले लो तो भी बोरेन डाई बोरेन बन गया। NaBH4 I2 ले लोगे तो भी डाई बोरेन बन जाएगा और NaIH2 रिलीज होता है। तो ये प्रिपरेशन देख लिया हमने, ठीक है। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है डाई बोरेन के, थोड़ा सा बॉक्स में लिख देते हैं और ये PDF वगैरह सब वहीं मिल जाएंगे मेंटरशिप में। तो B2H6 ले लो O2 के साथ, तो B2O3 और H2O, ये एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये नेगेटिव है तो क्या बताएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और यहाँ पे रिएक्शन विथ H2O कर लोगे तो H3BO3 H2O रिलीज हो जाएगा। और रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड जैसे MS ले लो, मेटल में लिथियम सोडियम लो तो M+BH4- आएगा। मान लो लिथियम होता है यहाँ पे लिए होते तो Li+BH4- हो जाता। समझ पा रहे हो आप, यस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। NH3 के साथ अगर मान लो NH3 एक्सेस में लेते हो लो टेम्परेचर तो ये बनेगा। NH3 अगर एक्सेस हाई टेम्परेचर को लेते हो तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट ये X, और 1:2 के रेशियो में लेते हो 450 केल्विन भी तो इनऑर्गेनिक बेंजीन बनेगा, ठीक है, याद रखने का। स्ट्रक्चर ऑफ डाई बोरेन क्या होता है, ये होता है जो कि आपको बहुत ज़रूरी है याद रख लेने का। बॉन्ड एंगल भी पूछता है, जो केमिकल बॉन्डिंग मैंने बताया। तो ये जो EHT मतलब टर्मिनल हाइड्रोजन है, जो इन 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, और जो ये ब्रिज वाले हैं BHB, और इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने, 2। तो याद रख लेना, और ये बनाना बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और सिमिलर Al2Cl6 भी होता है, याद रखने का। इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखने का। Cr2O3 B2O3 के साथ करोगे तो ये बनेगा। कलर इसमें आपसे पूछता है तो क्रोमियम का ग्रीन, पिंक, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, ब्लू, ठीक है। तो ये कलर आपसे पूछ सकता है, तो आपको याद रखने का इनका कलर। रिएक्शन विथ NH3 एंड BF3, ये देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल, ये अमीर है गरीब को दे देगा। तो जहाँ से लोन पेयर गया पॉजिटिव, जहाँ पे गया नेगेटिव। पूछता क्या है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखोगे sp3 है, ध्यान देखना। यहाँ पे क्या है, sp3 है, और ये क्या है, sp2 है। यहाँ पे जाने के बाद दोनों क्या हो गए, sp3, और ये भी क्या हो गया, sp3। तो ये पूछता है JEE मेंस से एडवांस में। ऑकरेंस ऑफ एल्युमिनियम क्या होता है, ये होता है ऑकरेंस। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन सिलिकॉन, ये तो हमने पढ़ा, फिर भी आ गया। और यहाँ पे इसको बॉक्साइड बोलते हैं, क्रायोलाइट बोलते हैं, मेटलर्जी में भी बताया जाता था, तो याद रखने का, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, जैसे BCl3H2O के साथ करोगे रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस होगा, BOH थ्राइस, फिर H2O ले लोगे तो ये बन जाएगा। और AlCl3H2O लोगे तो ये एल्युमिनियम के साथ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का कंपाउंड बनता है। एसिडिटी पूछता है तो लेविस एसिड बेसिक बात है। तो यहाँ पे जो साइज होता है बहुत बड़ा होता है, तो ये क्या होगा, लेविस एसिड क्या होते हैं, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे होती है, बड़ा साइज होता है, अच्छे से इजीली ले पाता है, तो ये एसिडिक स्टेंट हो गया। लेकिन एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछता है तो ये हो जाएगा, है ना। ओवरलैपिंग का ऑर्डर पूछता है तो यहाँ पे देखो ये 2p है, 2p है, ये 2p 3p है, और ये 2p 4p है, सेकेंड पीरियड के हैं, और 2p 5p है। तो ये ओवरलैपिंग जितना स्मॉल होंगे उतने अच्छे से ओवरलैप करेंगे, है ना, गले मिल पाएंगे। देखो, और बड़ा साइज हो गया तो अच्छे से गले नहीं मिल पाएंगे भाई, ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो ये अपने पास ओवरलैपिंग का ऑर्डर हुआ और ASD स्टेंट का ऑर्डर हुआ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ग्रुप 14 की बात करें तो ग्रुप 14 में मेटल X2 के साथ रिएक्शन करेगा तो MX4 बनाएगा, ठीक है। और मेटल ये सब हो सकते हैं, कार्बन नहीं है, याद रखना। और X क्या है, हैलोजन। अगर MX2 के साथ रिएक्शन करेगा तो MX2 बनाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पे PbCl2 बन गया, आप देख रहे हो। जैसे हमने मान लो मेटल लिया, प्लेट लिया, और PbCl2 बन गया। ऊपर वाले में ऐसे मान लो हमने कार्बन लिया, मेटल, कार्बन नहीं लिया, कार्बन नहीं है, SI सिलिकॉन लिया, और वहाँ पे हमने Cl2 ले लिया, तो क्या बन जाएगा, SiCl4 बन जाएगा, ठीक है। बैलेंस हम कर लेंगे बाद यहाँ पे 2 लगा के, ठीक है। बैलेंस नहीं किया तो ये हो जाएगा। SnF4 क्या होता है, और PbF4 दोनों आयनिक नेचर के होते हैं, जो कि आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, कार्बन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है,
कि इसको टूटने में ज़्यादा एनर्जी लगता है, तो इसलिए बॉन्ड एनर्जी इसका कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम एसाइनेशन का ज़्यादा होता है, ठीक है। और कैटेनेशन सेल्फ लिंकिंग जो प्रॉपर्टी होता है, कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, वाई कार्बन इज सो स्पेशल, तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को कैटेनेशन बोलते हैं। ये ऑर्डर हो जाता है। इसका लगभग कभी कहीं सेम दिखाते हैं, पर ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये देख लेते हैं, ऑल टेट्राक्लोराइड एक्सेप्ट CCl4 आर इजली हाइड्रोलाइज बाई वाटर। जैसे ये CCl4 तो बनता ही नहीं था, ऐसा ही Cl4 होता है, तो H2O के साथ ये क्या हो जाएगा, सिलिसिलिक एसिड बना लेगा, ये वाले है ना। और SiCl6 - डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ लार्ज Cl, है ना। लेकिन SiF6 एग्जिट बिकॉज ऑफ स्मॉल फ्लोरीन। तो ये मैंने डिटेल में और नहीं लिखा, बस रीजन लिख दिया, साइज ओवरलैपिंग अच्छे से हो पाती है इसलिए एग्जिस्ट करता है, और Cl नहीं एग्जिस्ट करता। देखो SiO2 की रिएक्शन NaOH कराओगे। अच्छा, बैलेंस मैं कहीं कहीं किया हूँ, कहीं नहीं, तो इससे परेशान नहीं होना। तो HF SiF4 बनाओ, मेटल के साथ रिएक्शन नहीं होता। हाँ, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले लोगे तो इसके साथ भी नहीं होगा, इसके साथ भी, इसके नहीं। तो ये आपको याद रखना है। सिलिकॉन्स, मान लो अल्काइल हैलाइड है, सिलिकॉन कॉपर, तो ये बनेगा। फिर इसमें H2O डाल दोगे तो 2 क्लोरीन था, 2 क्लोरीन को गायब करेगा, मतलब 2H लग जाएगा, 1 2, 2 क्लोरीन था, 2H लग गया। फर्दर से क्या हो जाएगा, एक सिलिकॉन या कार्बन पे 2H स्टेबल नहीं होते, तो ये हीट करने पे पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बना लेता है, चेन पॉलीमर। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या होता है पता है, सिलिकॉन क्या होता है, ये कभी आपसे पूछे तो sp3 होता है। एक बार जेईई में क्वेश्चन आया था, पूछा था बताओ SiO2 क्या होता है, तो आपको दिख sp2 रहा है, लेकिन होता क्या है, टेट्राहेड्रल जाइंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये याद रख लेना भाई, धोखा हो जाता है ना। तो ये सी बात थी। और यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट क्या है, R2SiO। देखो यही तो है रिपीटिंग यूनिट। तो ऐसे सो ऑन ऐसे होते चले जाएंगे। SiCl4 ले लोगे तो RMgCl, तो यहाँ पे जाके R जुड़ गया, एक Cl को गायब किया, सीधी सी बात है, एक ये गया अटैक किया, एक Cl बाहर निकला, तो RCl बना। फिर H2 डाल दोगे तो 3 Cl थे, तो 3 OH आ जाएंगे, 1 2 3। पॉलीमराइज करोगे तो फिर से अपने पास ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसको क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बोलते हैं, 2D सिलिकॉन होता है, ठीक है, 2D सिलिकॉन। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला Cl4, मान लो 2 मोल लिए हुए, तो ये जाके अटैक किया R2SiCl2, फिर से अटैक करेगा, Cl को गायब, और अपने पास चेन पॉलीमर्स बोलते हैं इसको, सिलिकॉन, ठीक है। सबका स्ट्रक्चर याद रख लो कौन कैसा दिख रहा है। 3 मोल लेते हो तो डाइमर बनता है, नो पॉलीमर, यही बन जाएगा 3 मोल में, ठीक है। तो 3 मोल लिए तो 3 बार R जुड़ा, यहाँ पे देखो 2 मोल लिए तो 2 बार R जुड़ा, और वहाँ पे एक एक ले रहे थे तो 1 बार R आया। तो ये था, उसके बाद Cl था, OH जाके जुड़ गया, और बाकी अपने पास ये हो जाएगा। ऑर्थोसिलिक एसिड SiO4- होता है, ऐसा दिखता है। पायरोसिलिक एसिड ऐसा दिखता है। चेन सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट, ठीक है, ये देख लो इनके स्ट्रक्चर। सिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट में ये शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन 0, पायरोसिलिकेट में 1 ऑक्सीजन शेयरिंग, चेन सिलिकेट या साइक्लिक में 2 ऑक्सीजन का शेयरिंग। जियोलाइट क्या होता है, हनीकॉम लाइक की स्ट्रक्चर होता है। ZSM5 क्या होता है, हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज होता है। अल्कोहल ZSM5 लोगे तो गैसोलीन बन जाता है, NCERT में गिवन था। केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये है केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि मान लो ये ग्रुप 14 के लिए बात कर रहा है। कोई एलिमेंट ले लेते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये EO और EO2 टाइप ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, लेकिन अगर टिन है H2O के साथ कराओगे तो SnO2 H2 बनेगा। लेड H2O के साथ नहीं करता, ठीक है। एक जनरल जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने लिख दी है। और हाँ, हेलोजन के साथ एक ग्रुप 14 की बात कर रहा हूँ, जर्मेनियम, टिन, लेड, EX4 EX2 टाइप बनाते हैं। और ये याद रख लो, Na2SiO3 HF के साथ ये बनाएगा, इसके साथ ये और इसके साथ ये, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन है, तो याद ही होना चाहिए। और हाइड्रोलिसिस ऑफ आयनिक कार्बाइड, तो अगर मान लो कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो तो C2H2 एसिटाइल इथाइन बनेगा, एसिटाइलिन। और Al4C3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे मीथेन बनता है। और ये बैलेंस भी लिख दिया, Mg2C मैग्नीशियम कार्बाइड के रिएक्शन कराते हो तो प्रोपाइन बनता है। CaCO2 को कराओगे तो Ca ये बनेगा, और फिर CaCN2 लिख सकते हो कार्बन। बेरियम कार्बाइड BaC2 BaCN ट्वाइस बनेगा, ठीक है।
ये वाली रिएक्शन देख लो कुछ, Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 आयरन बनेगा, NiO ये बनेगा। तो मैंने थोड़ा सा रैंडम है, ये हमें ग्रुप 17 में कवर करना था, पर ठीक है कुछ चीज़ें जो आ जा रही हैं वो लिख दे रहा, तो आपको याद ही करना है तो इसको याद रखो, ठीक है। हाँ, ऑक्जेलिक एसिड जो होता है, अगर ऑक्जेलिक एसिड को हीट करते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ये ज़रूर याद रख लो। कार्बोनिक एसिड है अगर H2CO3 तो यहाँ पे H2O और CO2 रिलीज होता है। और फॉर्मिक एसिड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर। ये रिएक्शन भाई पूछी जा चुकी हैं जेईई एडवांस में, है ना। एडवांस में तो मल्टीपल ऑप्शन में करेक्ट होता है कुछ ना कुछ, तो याद रखना इसको। और CO और H2 को वाटर गैस या सिंथेसिस गैस बोलते हैं। कार्बन सॉलिड को वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो यहाँ पे बना उसको H2O कैटलिस्ट के साथ कराओगे तो मेथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। इसको मेथेनॉल बोलते हैं, ये आप याद रख लो, मेथेनॉल बन जाएगा। और यहाँ पे प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, CO और N2 को प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। कार्बन एयर के साथ करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 बनेगा, ठीक है। डायमंड ग्रेफाइट फ्लोरेंस के बारे में, 3D नेटवर्क होता है, टेट्राहेड्रल होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, गुड थर्मल कंडक्टर होता है, पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट में लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, वीक वॉन्डरवॉल फोर्स होता है, sp2 होता है, एरोमेटिक होता है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। सारी बातें हमने लिख दी हैं जो जो भी लिखी होती हैं। एनसीईआरटी में पूरा पैराग्राफ लिखा होता है तो पढ़ने मज़ा नहीं आता, है ना। C60 बक मिनिस्टर फ्लोरेंस होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एरोमेटिक होता है। अच्छा, 20 जो होते हैं 6 मेंबरिंग होते हैं, और 12 जो होता है फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। 12 जो होता है वो 5 मेंबरिंग होता है, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली आ जाओ भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अभी इसी में मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूँ, ऑक्सियो एसिड्स ऑफ सल्फर, फॉस्फोरस वगैरह वगैरह। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये ग्रुप 15 है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली। तो आर्सेनिक, Sb और बिस्मथ होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3 यही आएगा, ठीक है। और इरेगुलर ट्रेंड क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, जैसे ये इरेगुलरिटी है, नॉर्मल ना तो इंक्रीज ना डिक्रीज, कुछ इरेगुलरिटी आ गई। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर जनरली अगर देखोगे तो +5 +3 करता है, और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे Sb का ज़्यादा होता है Bi से। वही काम है स्टेबिलिटी, जैसे आप देखते थे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा, और अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। जैसे यहाँ देखो आर्सेनिक है तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस AS, तो ये भाई आर्सेनिक ऊपर है तो डिक्रीज करेगा ना, हायर वाले वो ज़्यादा स्टेबल होगा। बिस्मथ एकदम नीचे है तो लोअर वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक। ये हमने पढ़ा ग्रुप 13-14 में। देखो केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे NH3 PH3 SH3 हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 14 ले लिए तो बॉन्ड एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी, लेविस बेसिक स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल, ये सब डिक्रीज करते हैं डाउन द ग्रुप। लेकिन रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो हो जाएगा ये, और एसिडिक कैरेक्टर जो हो जाएगा वो इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। एसिडिक कैरेक्टर नहीं लिखा आप लिख लेना। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होगा, इरेगुलरिटी है याद रखना। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो, ठीक है। और बॉन्ड एंगल याद रखना, ये sp3 तो 109 समथिंग आसपास होगा। ये ड्रैगो होते हैं, मतलब ड्रैगो मतलब लगभग 91 92 90 डिग्री अप्रॉक्स होते हैं। तो ड्रैगो का बॉन्ड एंगल बहुत कम होता है, कहीं पे अगर लिखा होता है ये, है ना। तो एक्सेप्ट ऐसे H2O हो, ऑक्सीजन फैमिली में H2O को छोड़ के बाकी सब ड्रैगो होते हैं 90 डिग्री वाले, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ देखो जनरली +5 जिसका होगा और +3 यहाँ पे, अगर मान लो एटम सेम है तो एटम सेम है सेंट्रल एटम, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे ये हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड ये बोल सकते हो इंक्रीज करता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस। ऑक्साइड का एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। एम्फोटेरिक कौन कौन से होते हैं, AS2O3 Sb2O3। एसिडिक ये वाले हैं, सारे के सारे याद रख लेना। बेसिक Bi2O3 होता है, न्यूट्रल NO2 न्यूट्रल होता है, ठीक है। नीट में कभी EIPMT होता था या कुछ ना कुछ, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं कभी न कभी पूछे गए हैं, और नहीं पूछे गए हैं तो अच्छी बात है, वो पूछे जा सकते हैं, उनको और याद रखो, ठीक है। तो ये देखो ऑक्सो एसिड्स, अगर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसको इक लगा देते हैं, उसके नाम में +3 है तो अस लगा देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने में है, +5 में है, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे इक लगा दिया, ठीक है। और इसको अगर एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं ना तो पर लग जाता है उसके नाम में। जैसे इक वाले में एक ऑक्सीजन ऐड कर दो, इक वाले में एक ऑक्सीजन ऐड करने पे क्या लग जाता है पता है,
पर लग जाता है, जो भी है पर। ऑक्सी का तो नहीं पता, ये याद रख लो, लेकिन पर जरूर लगता है। पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको, और इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे नेमिंग करते हैं, इक, अस, कैसे वगैरह वगैरह। तो ध्यान से देखना, आपको रेफरेंस जो राजा है, किंग है, वो इक है। इक को रेफरेंस मानना है। इक एसिड कोई भी है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, तो इक में अगर एक ऑक्सीजन कम करते हो तो अस एसिड बनता है। अस में से भी एक ऑक्सीजन कम कर दोगे तो हाइपो बनेगा। ठीक है, जैसे देखो ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, इक वाला है इसमें, तो इक वाले को आप हमेशा याद रखना, उसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दिया, 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड हो गया। ऑर्थोफॉस्फोरस में एक ऑक्सीजन और कम कर दिया, इसमें एक और कम हो गया तो 2 बचेगा, तो ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। और इसमें जे एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन, वैसे तो आप नॉर्मली पढ़ते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा तो एसिडिक स्टेट ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे एसिडिक स्टेट अगर आप निकालोगे ना तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका आता है, फिर इसका आता है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, वहाँ +5 था, यहाँ +3 और यहाँ +1 हो जाएगा। तो ये एक बार आप निकाल लेना। तो देखो अकॉर्डिंग टू जनरल रूल इसका एसिडिक स्टेट ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये हो जाता है क्योंकि इसमें 2 रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है, तो ये इसका स्ट्रक्चर भी है, आप याद रखना। ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया, एसिडिक स्ट्रेन का ऑर्डर इरेगुलरिटी है। तो अब देखो जैसे यहाँ पे वही अभी चल रहा है, मान लो हमने इक वाले एसिड को लिया और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और एक H2O को बाहर निकाल दिया, तो पायरो आ जाता है। जैसे देखो H3PO, फिर PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा H6P2 और O8 हो जाएगा। अब इसमें से एक H2O को बाहर निकाल दो तो क्या हो जाएगा, H4P2 और एक 7, तो क्या हो जाएगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरो हाइपो नहीं है, तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड इक वाला था। अब मान लो अस वाला लिए, ये हमने अस वाला लिया है ना, अस वाले में से अगर 2 हमने मल्टीप्लाई किया, एक H2O को निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा, पायरोफॉस्फोरस एसिड। यहाँ पे इक वाले में से आया था इसलिए इक लगा, या अस वाले में से आया निकला है H2O तो इसलिए अस। ये स्ट्रक्चर है, याद रख लो। कभी कभी POP बॉन्ड आपसे पूछ लेगा, अभी ये भी ट्रिक बताएंगे कहाँ POP बॉन्ड होता है कहाँ नहीं होता। तो ये सिंपल सी बात थी। अब हम P4 आपको बताते हैं, P4 का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। जब भी P4 गिवन हो तो आपको ऐसे बना लेना है फटाफट। ठीक है, 60 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, ये भी याद रख लो। ये P4 बन गया। अब मान लो P4 में एक ऑक्सीजन बढ़ गया, तो कैसे करने का, 4 ऑक्सीजन वैसे ही बनाना, फॉस्फोरस ऐसे ही बढ़ाना जैसे बना था, 4 फॉस्फोरस बना लो ऐसे ही। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन बढ़ गया है तो उसको ऐसे लगा लो, बात ख़त्म। बाकी जो जैसे था वैसे कर लो। अब मान लो एक ऑक्सीजन और बढ़ा तो यहाँ लगा दोगे, एक बढ़ा यहाँ, एक बढ़ा यहाँ, सो ऑन। जब ये भी फुल हो जाएगा ना तो हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले इधर लगाएंगे, फिर इधर लगाएंगे, और ये भी भर जाएगा तो इधर ऑक्सीजन लगाना स्टार्ट करेंगे। जैसे देखो P4O6 है तो क्या करना, 4 फॉस्फोरस पहले बना लो। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन बहुत पूछता है ना इसमें। P4 बन गया, अब ऑक्सीजन को लगा लो, ऐसे लगाते चलो, इधर ही लगाना सेकंड। फिर 2 ऑक्सीजन और बच जा रहे हैं तो ये ऐसे लगा लो और ये ऐसे लगा लो, ये हो जाएगा P4O। अब इसमें क्या पूछता है, नंबर ऑफ POP बॉन्ड कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, दुनिया भर के क्वेश्चन पूछ सकता है। जे एडवांस से बहुत सारे पूछते थे। तो यहाँ पे P है, P है, P है और P है। तो सबसे पहला तो वही रूल है, इसको फिलअप करना है, ऑक्सीजन लगा के लगा दो, ये लग गया। फिर दूसरा रूल है, इसको लगाना है और फिर उसके बाद इधर लगाते जाओ। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 2 6 4 10, तो ये हो जाएगा, हो गया सिंपल। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोन पेयर टोटल पूछ सकता है। टोटल लोन पेयर आप ही बता दो, टोटल लोन पेयर कितने हो जाएंगे। टोटल लोन पेयर देखो, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, 10 ऑक्सीजन है यहाँ तो 10 20 लोन पेयर हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, निकाल लो हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर करके निकाल लो। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं।
अब मान लो HNO3, अपने पास HNO3 है नाइट्रिक एसिड में, तो यहाँ पे हमने एक ऑक्सीजन को माइनस कर दिया तो HNO2 आ गया, तो ये नाइट्रस एसिड आ गया। और एक ऑक्सीजन ऐड करने पे परऑक्सी नाइट्रिक एसिड हो जाता है। मान लो इसमें से एक ऑक्सीजन और निकाल दिया यहाँ पे, तो एक ऑक्सीजन और निकाल दिया तो ये हाइपोनाइट्रस हो जाता है। ये थोड़ा इरेगुलरिटी ट्रेंड है, तो याद रख लेना यहाँ पे, ठीक है। एक ऑक्सीजन तो माइनस नहीं करने पे आया है, इसलिए हमने नहीं लिखा था। अच्छा, एनहाइड्रिक पूछता है HNO3 का क्या होता है, तो N2O5, ठीक है, N2O5 हमेशा याद रख लें। तो कैसे निकालते हैं एनहाइड्राइड, पता है, 2 से इसमें पहले मल्टीप्लाई करते हो, उसमें से एक H2O बाहर कर देते हैं, तो एनहाइड्राइड पूछ लेता है, बताओ क्या होगा HNO3 का, तो ये हो जाएगा। अगर मान लो ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, इसमें भी एक ऑक्सीजन ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। ऑक्सीजन ऐड करने पे ये होता है। अच्छा, स्ट्रक्चर ये याद रख लो HNO3 का, जो ये हमने बनाया इधर, ये वाली स्ट्रक्चर है ना। कुछ भी कभी पूछ सकता है, तो रेडी रहो, लोन पेयर किस पे कहाँ कैसे। हाँ, क्लोरिक एसिड, इसको याद रख लो, एक वाले को याद रख लो, एक ऑक्सीजन निकाला क्लोरस एसिड, एक और निकाला हाइपोक्लोरस एसिड, बात खत्म। एक ऑक्सीजन ऐड किया तो पर क्लोरिक एसिड, एक ऐड करने पे पर लग जाता है। तो ये सबका स्ट्रक्चर भी है, हमने स्ट्रक्चर भी बना दिया है, आप याद रखो इसको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Cl2O7 का स्ट्रक्चर ये है, कभी कभी ये पूछ लेगा, लोन पेयर पूछ लेगा, कितने ClO बॉन्ड हैं, सब कुछ पूछ सकता है, तो याद रखना। Cl2O5 का है ना, लोन पेयर भी है इसमें, ClO2 का है और I2O5 का है, लोन पेयर पूछे जा सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। H2SO4 ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ़र, यहाँ पे हम सल्फ़र लिख देते हैं, ये सल्फ़र का है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, क्लोरीन के सारे एसिड थे, ये हमारे पास क्लोरीन ही था, ये फास्फोरस था, हाँ यहाँ पे नाइट्रोजन लिख देते हैं, है ना, तो इससे आइडिया लगता रहेगा। और यहाँ पे फास्फोरस लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी लिख देते हैं फास्फोरस। चलो ये हो गया। सल्फ़र का देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन निकाल दो तो सल्फ्यूरस एसिड आता है, एक और सल्फ्यूरस एसिड आ गया। और ध्यान देना, अगर हमने इसमें सल्फ्यूरस में 2 से मल्टीप्लाई करके एक H2O निकाल दिया तो पायरो सल्फ्यूरस एसिड। पायरो मतलब ही होता है जो भी गिवन है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो और एक H2O को बाहर निकाल दो। और यहाँ पे अगर एक ऑक्सीजन ऐड करते हो तो परऑक्सी हो जाएगा, उसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर 2 मॉलिक्यूल में से एक H2O इसमें से निकालते हो, है ना, इस बार इसमें से निकाला था इसलिए यहाँ पे अस था, इक वाले में से निकालेंगे तो नाम वही आएगा, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा। और इसको बोलते हैं क्या, मान लो इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दोगे इस पे वाले में तो मार्शल्स एसिड होता है, ये कई बार पूछा जा चुका है ना, मार्शल्स एसिड H2SO7। ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछ लेता है। तो अभी स्ट्रक्चर आपको सिखाएंगे कैसे निकलेगा। देखो, ट्रिक फॉर स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर बना, तो देखो स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले आपको 2 चीज़ याद रख लो। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का 6 होता है, फॉस्फोरस का 5 होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही मैक्सिमम। याद रखो, अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेटेड से ज़्यादा आ जाए, कैलकुलेटेड मतलब फार्मूला लगा के आप, तो वहाँ पे एस अगर सल्फ़र का कंपाउंड है तो SS बॉन्ड होगा, फॉस्फोरस का है तो PP बॉन्ड होगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर हो जाए तो SOS बॉन्ड होगा। और अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज़्यादा हो जाए तो S परऑक्सी लिंकेज होता है इसमें ना, ये ट्रिक है। और क्वेश्चन करते हैं, देखो जैसे रैंडम सा एग्जांपल ले लिए, हमने एक कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला फॉस्फोरस का, हाइड्रोजन का 4 × 1 हो जाएगा, फॉस्फोरस का X मान लिया 2 थे तो मल्टीप्लाई, और एक ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्साइड में, इंटू 6, 0, X बराबर +4 आ गया। मैक्सिमम होता है +5। तो देखो जो मैक्सिमम है वो ज़्यादा है कैलकुलेटेड से, और मैक्सिमम ज़्यादा है कैलकुलेटेड से, तो ये वाला रूल लग जाएगा, मतलब कौन सा बॉन्ड होगा, PP बॉन्ड होगा। और हमने ये बना लिया, PP बॉन्ड पहले बनाओ, अब फॉस्फोरस का वैलेंसी कंप्लीट करा दो, और ये भी लगा लो तुरंत, ये तो फिक्स, एटलीस्ट एक P डबल बॉन्ड हो लगाना ही, बाकी आप अकॉर्डिंग टू वैलेंसी एडजस्ट कर लो। 5 बॉन्ड बनाने चाहिए फॉस्फोरस, OH लगा लिया, है ना सब। तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर मान लो H2SO6 है तो इसका 2, इसका X मान के टोटल निकाले तो अपने पास आ गया कैलकुलेटेड आ गया, ये कौन सा है, कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड आ गया +5। और मैक्सिमम होता है सल्फ़र का +6, सल्फ़र का मैक्सिमम कितना होता है, +6 होता है सल्फ़र का मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादा आ गया भाई, तो कौन सा बॉन्ड होगा, SS बॉन्ड होगा, सीधी बात है, S बॉन्ड होगा।
और एस एस बॉन्ड होगा तो हमने एस एस बना लिया, और हमने डबल बॉन्ड हो तो लगाने का ही है, बाकी अकॉर्डिंग सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, बैलेंस ही कंप्लीट कर लो OH लगा के जैसे भी एडजस्ट हो रहा है। और यहाँ पे देखो H2SO5 इसको बोलते हैं कैरोज, नहीं H2S2O5 नहीं, इसको नहीं बोलते। यहाँ पे +4 आ रहा है और मैक्सिमम +6 होता है, तो इसमें भी कौन सा बॉन्ड होगा, SS बॉन्ड होगा, बाकी आप बैलेंस ही लगा के पूरा कर लो। अच्छा, सल्फ़र 6 बॉन्ड भी बनाता है, 4 भी इमरजेंसी में 4 भी बनाता है, तो यहाँ पे 4 ही बनाया है और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, तो ये हो जाएगा। ठीक है, H4P2O7 हमने निकाल लिया यहाँ पे +5, कैलकुलेटेड निकाला है, कैलकुलेटेड मैक्सिमम कितना होता है, कैलकुलेटेड आया है +5, मैक्सिमम होता है +5, दोनों इक्वल हो गए, और दोनों इक्वल हो गए भाई, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा, POP बॉन्ड होगा, तो POP बना लिया। और ये डबल बॉन्ड ये एटलीस्ट एक तो होता ही है, बाकी आप देख लो जितने बच रहे हैं OH लगा के सब कुछ ऐसे करो पूरा बैलेंस हो जाए, और फास्फोरस 5 से ज़्यादा बॉन्ड भी ना बना पाए। यहाँ पे देखो +6 आया और मैक्सिमम भी +6 होता है, तो SOS बॉन्ड होगा, ये बन जाएगा SOS। अब यहाँ पे देखो ये 6 आया कैलकुलेटेड, और मैक्सिमम कितना होता है, ओके यहाँ पे 2 एक निकाल लेते हैं, गड़बड़ हो रहा है क्या, 2 और 2x - 8, और ये क्या हो जाएगा 2x, x = +3 आएगा, वही मैं सोच रहा हूँ, x = कितना आ जाएगा 2, 8 में से 2 6 +3 आएगा, भाई गलत लिख दिया, आई एम सॉरी, तो ये +3 हो गया। तो यहाँ पे कैलकुलेटेड वाला थोड़ा सा कम आ गया, मैक्सिमम वाला ज़्यादा आ गया। तो अगर मैक्सिमम ज़्यादा है देखो, तो वहाँ पे SS बॉन्ड होता है, तो SS बॉन्ड होगा, ये हमने बना दिया यहाँ पे। ठीक है, जल्दीबाजी में लिख दिया था, तो ये हो गया। तो सारे स्ट्रक्चर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ये और सारे जो भी होते हैं हमने लिख ही दिए हैं। H4P2O8 है, तो यहाँ पे X 6 आ गया, और मैक्सिमम कितना होता है फास्फोरस का 5, फास्फोरस है सल्फ़र नहीं है तो 5, तो POP बॉन्ड अगर कैलकुलेटेड मैक्सिमम से ज़्यादा आता है तो POP परऑक्सी लिंक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे POP ये बना के ये लगा के बैलेंस कर लो। यहाँ पे +7 आ गया, तो SOS, यहाँ पे POP, यहाँ पे SOS, और ये अपने पास कौन सा हो गया, कैलकुलेटेड जो है वो कम है मैक्सिमम से, मैक्सिमम ज़्यादा है मतलब कैलकुलेटेड से, तो C सिंगल बॉन्ड C, H ये ऑक्सिलिक एसिड हो गया H2C2O4। ठीक है, तो इसको याद रखने का, आई होप आपको समझ आ गया। हाँ, ये H3PO4 है, इसमें H2O निकालोगे तो मेटा फॉस्फोरिक एसिड है, और इसी को ट्राई मेटा बोल देंगे अगर 3 हो गया, तो ये ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो ये स्ट्रक्चर NCERT में गिवन है, याद रख लो, ऐसा होता है ना, सभी फॉस्फोरस पे डबल बॉन्ड OH लगा के, और ये 3 ऑक्सीजन का ब्रिज बना लेना। और अगर सोडियम लग गया तो ये ऑक्सीजन जो H वाला था यहाँ हटा के Na+ लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट इसको ट्राई मेटा बोरिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि बोरॉन है तो बोरिक एसिड बोल देंगे। चलो, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीथायोनिक एसिड। अब देखो ये SN लिखा है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, SN, N मतलब बाहर है, वो N पे डिपेंड करेगा सारी वैल्यू। अगर मान लो N की वैल्यू 0 है, मतलब SS बॉन्ड है उसमें, तो ये क्या हो जाएगा, डाईथायोनिक एसिड, 2 सल्फर है, 1 डाईथायोनिक एसिड। अगर S की वैल्यू 1 रख दिया, N की वैल्यू 1, तो 3 सल्फर है तो ट्राईथायोनिक एसिड, और N की वैल्यू अगर 2 रख दिया तो देखो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सल्फर, तो बीच में 2 हो गया, और ये इधर 4 सल्फर मतलब टेट्राथायोनिक एसिड, तो ये हो जाते हैं। तो थायोनिक एसिड भी याद रख लो, H2SNO6 नहीं, H2SNO4। ठीक है, KHSO5 ये छोटे मोटे होते हैं स्ट्रक्चर जो परेशान करते हैं, ऐसा दिखता है। कैरोज एसिड होता है, H2SO5 होता है, उसको इस सिमिलर ऐसे ही होता है, यहाँ पे H लगा देना। ठीक है, K2H2O8 क्या होते हैं, SOS होता है, K है तो यहाँ पे H न लगा के K+ लगा देते हैं। अगर मैं बोलूँ HNO3 का एनहाइड्राइड क्या होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करके H2 बाहर कर दो, ये होगा HN नाइट्रस एसिड का N2O3, ये हाइपोनाइट्रस एसिड का N2O, क्लोरिक एसिड का Cl2O7, HClO3 इसका ये Cl2O5, HClO2 Cl2O3, और HClO Cl2O। तो ये पूरा एनहाइड्राइड आपको याद रखना है। ठीक है,
अब एक चीज़ और देख लेते हैं, NO2 जो होता है मिक्स्ड एनहाइड्राइड किसके होते हैं, HNO3 और HNO2, ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। ऐसे ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है HClO3 HClO2। ClO3 किसका मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, HClO4 HClO3। हीटिंग इफेक्ट, तो देखो अगर HNO3 को हीट करते हो तो N2O5 बनता है, ठीक है। HClO4 को हीट करते हो, मेन कंपाउंड लिख रहा मैं Cl2O7, H2SO4 को SO3, H3PO4 को P2O5, ठीक है। और एक मैंने ट्रिक का भी वीडियो बनाया है हीटिंग इफेक्ट पे, वो मैं आपको सिखा दूंगा, वो अलग से वीडियो है। देखो HNO2 अगर HNO3 NO H2O बनाता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्यों, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसलिए डिसप्रोपोर्शनेशन। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो, डिसप्रोपोर्शनेशन। यहाँ पे ये H3PO4 PH3 बनाएगा, H3PO3 को H3PO4 PH3 बनाएगा, ठीक है, याद रखना। और ये HClO4 क्या हो जाएगा, HClO3 2HCl। तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, आपको याद होना चाहिए। हाँ, ये वाली रिएक्शन अमोनियम डाई का क्रोमेट को हीट करते हो तो Cr2O3 N2 बनता है, NH4NO2 को हीट करते हो तो N2 बनता है, ये हीट करोगे तो N2 बनेगा, ये भी हीट करो N2 Cl2O2 NH4NO3, ये NO2 था NO3, तो याद रख लेना, जेई में पूछा था मेरे टाइम पे तो कन्फ्यूजन था। N2 बनेगा और NO3 लेते हो तो N2O बनेगा, ठीक है, ये याद रख लेना। और ट्रिक आज जो मैंने बताया है थोड़ा सिखा देते हैं, ट्रिक क्या था। देखो जैसे मान लो NH4NO2 है तो कैसे बनता है मैं आपको सिखाता हूँ। 2 नाइट्रोजन है, 1 2 लिख लो, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, तो जितने ऑक्सीजन होते हैं उतने वाटर निकलेंगे, तो हमने 2H2O निकाल लिया। अब देखो 2H2O में 4 हाइड्रोजन भी है, 2 ऑक्सीजन, कट्टम कुट्टम बचा क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कट्टम कुट्टम हो गया, बन गया, बचे 2 नाइट्रोजन, उसको N2 लिख लो, खत्म। जैसे ये देखो NH4NO3 है, 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है ना। तो 3 ऑक्सीजन में हमने 2 H2O निकाला। आप कहोगे 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 इसलिए लिया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा, तो हाइड्रोजन जितने होंगे उतने ही ऑक्सीजन निकालना, मतलब हाइड्रोजन भी कैंसिल आउट हो जाए। तो देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऑक्सीजन हो गए, 1 ऑक्सीजन बच रहा है और नाइट्रोजन 2 बच रहा है, तो N2O बना लेंगे। तो ये वीडियो आप जाके देख लो, और भी मैंने ट्रिक बता दी है सबके, ठीक है। ये है प्रॉपर रिएक्शन, हीट करोगे डाइक्रोमेट N2 Cr2O3 ये बनेगा, ठीक है। हमने मेन वहाँ पे लिखा है, तो वो ट्रिक था। चलो ये भी देख लेते हैं, ये सब आपको देख लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मैंने कोशिश किया प्रिसाइज वे में चीज़ों को देने के लिए। इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन तो यही है, अमोनियम डाइक्रोमेट कार्बोनेट बोला, Cr2O3 N2 H2O बनता है। प्योर N2 कैसे बनता है, बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड से 100% प्योर N2 बनता है। N2 इनर्ट क्यों होता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाई बॉन्ड एंथैल्पी होता है, इसलिए इनर्ट होता है, ठीक है। रिएक्शन विथ N2, तो रिएक्शन विथ N2 क्या हो जाएगा, देख लो एक बार। हाँ, ये लिथियम N2 के साथ लिथियम नाइट्राइड, फर्दर H2O डाल दोगे तो LiOH NH3, Mg N2 के साथ Mg3N2 H2O और MgOH2 NH3। अमोनिया फॉर्मेशन हैबर प्रोसेस से क्या होता है, N2H2 को इतने टेम्परेचर से आयरन मोलिब्डेनम ले लोगे, एटलीस्ट प्रोमोटर की तरह, मोलिब्डेनम प्रोमोटर होता है, तो ये NH3 और हीट निकलता है। यहाँ हीट ऐसे लिखो, चाहे हीट नेगेटिव करके लिखो, एक्सोथर्मिक होता है। और जो NH3 बनता है लो टेम्परेचर हाई प्रेशर को फेवर्ड करता है, मतलब अगर NH3 बनाना है अच्छे मात्रा में तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लीच-एटली प्रिंसिपल। हाँ, अमोनिया के बारे में देख लेते हैं। NH2CO कैसे बनता है, तो ये बनता है, प्रॉपर्टीज़ कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है AgCl NH4OH के साथ, कलरलेस, इसको टॉलेंस फ्री एजेंट भी बोलते हैं। COSO4 NH4OH ले लोगे तो इसको स्विचर्स जो भी बोलना है भाई, स्वीटर्स रिएजेंट डीप ब्लू कलर होता है, याद रखना इसको। HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो NNO3 ले लो चाहे KNO3 ले लो, मतलब नाइट्रिक को बनाना है, और H2SO4 के साथ ट्रीट कर लो तो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। साइड में ये बनते हैं। ओस्टवाल्ड प्रोसेस से भी बनता है, ओस्टवाल्ड नाइट्रिक एसिड बड़ा फेमस प्रोसेस है। तो ये अमोनिया O2 ले लो और ये PTRS इतने टेम्परेचर प्रेशर पे ले लो तो NOH2O बनेगा। फर्दर जो NO बनता है उसको आप यहाँ पे हीट कर दो थोड़ा तो NO2H2O बनेगा। फर्दर ये कन्वर्ट हो जाएगा मिलके HNO2 में और हीट करने पे ये बनेगा। तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है,
यहाँ पर भी HNO3 बन जाता है, ठीक है। तो याद रखना, इसमें पूछ सकता है PTRH क्या लिया जाता है, कंडीशन पूछ सकता है। रिएक्शन विथ नॉन मेटल, I2 नाइट्रिक एसिड, ये सारे नॉन मेटल हैं। तो I2 लिया तो HiO3, NO2 H2O, ये तो फिक्स है, देखो इसको तो फिक्स कर देना सब में। फॉस्फोरस H3PO4, सल्फर H2SO4, कार्बन CO2 H2O NO2, ठीक है, ये तो सब में फिक्स है, बस इसको याद रखना। और रिएक्शन विथ मेटल, अगर मान लो जिंक कंसनट्रेटेड HNO3 है तो देखो NO2 H2, जहाँ भी कंसनट्रेटेड होता है तो NO2 इन जनरल रिलीज होता है, डाइल्यूट के केस में N2O। कॉपर, ये भी ट्रिक आज सुबह ही बताया था मैंने, जैसे देखो ट्रिक क्या था, ये था कि अगर कभी आपको कंसनट्रेटेड HNO3 है तो NO2, डाइल्यूट है तो N2O, वेरी डाइल्यूट है तो NH4NO3। जैसे देखो जिंक डाइल्यूट है तो N2O निकाल दो, कंसनट्रेटेड है तो NO2, बाकी करेस्पॉन्डिंग नाइट्रेट और H2O बना दो, ठीक है। और ये ब्राउन रिंग टेस्ट होता है भाई, नाइट्रेट के लिए होता है, ये याद रख लेना। आयरन का कभी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछ सकता है, 6 होता है। एक्वा रीजिया क्या होता है, 1:3 के रेशियो में आप HNO3 HCl ले लो तो उसको एक्वा रीजिया बोलते हैं। HNO3 HCl को रिएक्शन कराओगे NOCl बनेगा H2O, और गोल्ड की रिएक्शन ये क्लोरीन से कराओगे AuCl3, ऑरिक एसिड क्लोराइड है ना, ऑरेट क्लोराइड, इस पर मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कुछ ऐसे ही बोलते हैं, ये याद रखो। PTCl4 बनेगा और H2PTCl6 बनेगा। हाँ फॉस्फोरस भाई, प्रिपरेशन देख लेते हैं। आप कैल्शियम का फॉस्फोरेट ले लोगे, SiO2 के साथ रिएक्शन कराओगे, CaSiO3 बनेगा और साइड प्रोडक्ट P4O10, कोक प्लस हीट कर लोगे तो वाइट फॉस्फोरस बन जाएगा। इंपॉर्टेंट बात NCERT में गिवन है, इनसॉल्युबल होता है H2 में, लेकिन CH2 में सॉल्युबल होता है। डार्क में ग्लो करता है और वाटर में रखा जाता है, और वाइट वैक्सी सॉलिड होता है, चमकता है थोड़ा ये भी। रात में केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्योंकि फॉस्फोरस यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, रिडक्शन भी कर रहा है, +1 3 है ना, -3। तो रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन O2 के साथ P4O6 बनाएगा, और इसके साथ एक्सेस ले लोगे तो P4O10। रेड फॉस्फोरस क्या होता है, वाइट को 300 डिग्री हीट कर दो, रेड बन जाएगा। अच्छा, एंगल स्ट्रेन वाइट का ज़्यादा होता है, रेड का थोड़ा कम होता है, ठीक है। वाइट में जो बॉन्ड एंगल आता है वो 60 डिग्री आता है, बताया मैंने। अच्छा, प्रॉपर्टीज, डोंट ग्लो इन डार्क, नॉन पॉइजनस इन नेचर होता है, इंसॉल्युबल CH2, दोनों में इंसॉल्युबल होता है, वाटर और CH2, और पॉलीमेरिक फॉर्म होता है इसका। ब्लैक फॉस्फोरस, रेड को हीट कर दो 530, अल्फ़ा ब्लैक रोम्बिक बनेगा। रेड फॉस्फोरस 200 हीट करोगे तो बीटा ब्लैक बनेगा। रेड किसका ज़्यादा होता है, रिएक्टिविटी बोलो, वाइट रेड ब्लैक, ठीक है। और स्टेबिलिटी जस्ट रिवर्स कर देना, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारी इन्फॉर्मेशन याद रखने का। फॉस्फीन देख लेते हैं, देखो Ca3P2 कैसे बनता है पहले ये देखते हैं। H2O के साथ लोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड PH3, या HCl ले लो, कैल्शियम क्लोराइड PH3 बनेगा। लैब में कैसे बनता है, P4NaOH H2O लो और PH3NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, PH4I KOH के साथ करोगे KiH2PH3। तो ये है मेथड सारे बनाने के। हाइलाइट्स ऑफ फॉस्फोरस, देखो PX3 चारों बनाते हैं हैलोजन, लेकिन PX5 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नहीं बनाता है, ठीक है। नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं बनाता क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, NCERT का है तो याद रखना। बता दिया। P4 प्रिपरेशन क्या होता है, P4Cl2 PCl3, SOCl2 बैलेंस बाद में कर लेना, SOCl2 ले लो, PCl3 SO2 H2Cl2 हो जाएगा। PH3 का प्रॉपर्टीज़ क्या, कलरलेस ऑयली लिक्विड, हाइड्रोलिसिस करने पे H3PO3 बनाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करेगा जिसके पास OH होगा, जैसे इसके पास है कार्बो एसिड OH, इसके पास है तो ये बनाएगा, इसके साथ ये बनाएगा, ठीक है। वेरी वेरी है ये इम्पोर्टेंट, याद रखना। थोड़ा सा ज़्यादा ही स्पीड बोल रहा हूँ क्या मैं, चलो आगे PCl5 के बारे में देखते हैं, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ मैंने अलग बता दिया, देखो प्रॉपर्टी जो PH3 की होती है ना वो इधर होती है, मैंने PCl3 का बताया। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ कलरलेस होता है, PH3 रोटेन फिश स्मेल होता है, हाईली पॉइजनस होता है, ये है प्रॉपर्टी। कॉपर सल्फेट के साथ जब फॉस्फीन रिएक्शन करता है CO3P2 बनता है,
ये है, ये रिएक्शन है फॉस्फीन की। तो ये है भाई प्रॉपर्टीज़, वो मैंने PCl3 का बता दिया था, है ना। अब जैसे यहाँ से PCl3 बनता है और SOCl2 ले लोगे तो भी PCl3 बनता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो PCl3 का है। कलरलेस ऑयली लिक्विड हाइड्रोलाइज होते हैं, मतलब PCl3 वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो H3PO3 HCl बनेगा। और ये PCl3 की रिएक्शन एसिटिक एसिड से और एथेनॉल से होने पे ये प्रोडक्ट बनते हैं। तो जैसे बने हैं आप देख लो। PCl5 कैसे बनता है, 10Cl2P4 ले लो PCl5 बनेगा, या SO2Cl2 ले लो तो भी PCl5 बनेगा और SO2 रिलीज होगा, ठीक है। और PCl5 का स्ट्रक्चर ये होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसमें जो d ऑर्बिटल होता है DZ² होता है। एक्सियल बॉन्ड बड़ा होता है इक्वेटोरियल से। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। PCl5 येलोइश वाइट पाउडर होता है, H2O के साथ POCl3 बनाता है। 3H2O ले लोगे H3PO4 हो जाएगा। PCl5 हीट करने पे PCl3Cl2, इथेनॉल PCl5 के साथ C2H5Cl POCl3 बनता है। AgPCl5 के साथ AgCl PCl3 बनता है। और टीन PCl5 के साथ SnCl4 और PCl3 बनता है। तो ये रिएक्शन है, याद करना है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। रीजन वाई BH3 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट इन ग्रुप 15। तो देखो टॉप टू बॉटम जाने पे बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है तो मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगा। एक बड़ी लकड़ी है एक छोटी लकड़ी, दोनों की थिकनेस सेम है, कौन ईजिली टूटेगा, बड़ी वाला टूटेगा। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हुआ, जल्दी टूटेगा। तो इसलिए रिलीज ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो बढ़ेगा और रिड्यूसिंग नेचर भी बढ़ जाएगा टॉप टू बॉटम जाने पे, और एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है, याद रखना। हाँ, R3PO एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये NCERT के क्वेश्चन है एक्चुअली बताऊँ तो। और ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन के पास नहीं होता, तो इसलिए ये एग्जिस्ट करता है, एक नहीं करता। ये रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, ब्लैक फॉस्फोरस, याद रख लो, मैंने वहाँ पे नहीं बताया था। चलो ग्रुप 16 में आ गए। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम। ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, ये मेटलॉयड होते हैं और ये मेटल होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में NH2 NP4 सब में। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ता है, एनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। लेकिन एक्सेप्शन आ जाता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में बात करें तो नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाता है एनाइजेशन एनर्जी, याद रखना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो ऑक्सीजन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम और ऑक्सीजन होता है, याद रख लेना। यहाँ पे इरेगुलर ट्रेंड है ना, स्टार करके लिख देता हूँ। और पूरे पीरियोडिक में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, तो क्लोरीन का। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होता है? नोबल गैस होता है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो नोबल गैस है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि उनके पास ऑक्टेट कंप्लीट होता है, फिल्ड वैलेंस सेल ऑर्बिटल होता है। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ऑक्सीजन का हमेशा -2 होगा और स्टेबिलिटी -2 वाले का डिक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम। एक्सेप्ट ऑक्सीजन, बाकी के जो होते हैं वो +4, +2, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिनमें सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम जनरली +4 और +6 शो करते हैं, ठीक है। +4 विथ ऑक्सीजन और +6 विथ फ्लोरीन करते हैं, तो ये याद रखना। इन जनरल +4 +6 होता है, ऑक्सीजन के साथ +4 और +6 फ्लोरीन के साथ, ये तीनों जो एलिमेंट है। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट आपने पढ़ा, और +4 वाले का इंक्रीज होता है। रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, तो ग्रुप 16 के एलिमेंट जो होते हैं H2E टाइप हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे H2S, H2SC, H2S, H2SC, ये ठीक है। और रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑल एलिमेंट जो ग्रुप 16 के हैं वो EO2, EO3 टाइप ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे O3, SO2 ये गैस होते हैं, SeO2 सॉलिड होता है। रिड्यूसिंग नेचर ऑफ डाइऑक्साइड, तो ये SO2, SeO3, DO3 याद रख लेना, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इन्हीं तीनों में ये सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम रिड्यूसिंग नेचर घटता है। बाकी देखो SO3, SeO3 जो ट्राई ऑक्साइड टाइप होते हैं वो EO2, EO3 दोनों बनाते हैं, है ना। और ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, जो ये हमारे पास ट्राई ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, और जो EO2, EO3 टाइप है, ऊपर जो पढ़ा और नीचे पढ़ा, ये दोनों टाइप के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। रिएक्टिविटी देखेंगे
तो देखो हाइलाइट कौन से फॉर्म होते हैं ग्रुप 16 वाले, EX6 टाइप, EX4, EX2। स्टेबिलिटी ऑफ हाइलाइट डिक्रीज होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और याद रख लेना हेक्सा फ्लोराइड जो होगा ओनली स्टेबल होता है हाइलाइट, बाकी हेक्सा फ्लोराइड आर गैसेस होते हैं और स्ट्रक्चर क्या होता है ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है NCERT की, याद रखना। टेट्राहेड्रल में SF4 जो होता है वो गैस होता है, SeF4 लिक्विड और TF4 सॉलिड होता है। और सारे एलिमेंट जो होते हैं ऑक्सीजन के अलावा वो डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड बनाते हैं। ऑक्सीजन के अलावा मोनोहाइलाइड जो होते हैं वो डाइमरिक इन नेचर होते हैं। ये वाले देखो, ये सारे जो होते हैं ऑक्सीजन के अलावा बाकी सभी डाई हाइलाइड बनाते हैं। वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाते हैं, मतलब इनका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है एक ही एलिमेंट का, रिडक्शन भी। जैसे ये सेलेनियम, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो +2 है, यहाँ पे ये कितना है +4 और यहाँ पे 0, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन कंपाउंड जैसे प्रिपरेशन देखो, कुछ ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे HgO ले लो, 450 हीट करोगे HgO2 बनेगा, Ag2O 350 Ag बनेगा। MnO2 ले लो, Mn3O4, Pb3O4 हीट करो PbO2 बनेगा, PbO2 सॉलिड हीट करोगे PbO + O2 बनेगा। ठीक है, तो ये भी याद रखने का। लेबोरेटरी मेथड में जैसे KClO3 को हीट करो O2 बनेगा, K2Cr2O7 हीट K2Cr4 Cr2O3 O2, KMnO4 को हीट ये बनेगा। अच्छा, डाइऑक्सीजन की प्रॉपर्टी कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। O2 पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये PtAU से रिएक्ट नहीं करता है। जैसे O3, ये O3 की बात देख रहे हैं, अब हम O3 के बारे में। प्रिपरेशन, O3 का प्रिपरेशन है, लिख देते हैं ये O3, वहाँ पे दिख नहीं रहा, तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ले लो O2 में, तो O3 बनेगा। यह एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि पॉजिटिव है। O3 ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड, वायलेट ब्लैक सॉलिड। तो याद रख लेना गैस, लिक्विड, सॉलिड कब होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, O3 जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये O2 + नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं अकेला जो है। अच्छा, नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर होने का। तो देखो O3I2 मॉइस्ट ले लोगे HiO3 बनेगा, O3H2O2 ले लोगे O2 बनेगा। तो ये सारे रिएक्शन जो है H2S सल्फर आप याद रखना है। ये भी रिएक्शन आपको O3 के हैं, देख लो ये सारे फॉर्म हो जाते हैं, मैंने है ना जो मेन प्रोडक्ट है वो लिख दिया है। हाँ, HgO3 के साथ Hg2O बनाएगा, Ki के साथ O2I2, KOH I2 के साथ ये बनाएगा। अच्छा, इसका O3 का यूज जर्मेसाइड, डिसइंफेक्टेंट, ब्लीचिंग एजेंट और लोरी स्टार्च में होता है। H2S, FeH2SO4 के साथ FeSO4 H2S बनता है। H2S क्या होता है, कलरलेस रोटेन एग स्मेल होता है। ठीक है यहाँ पे, और ये लेड एसीटेट को H2S के साथ रिएक्शन कराओगे तो PbS ब्लैक PPT बनता है और एसिटिक एसिड बनता है। रिड्यूसिंग बिहेवियर H2S SO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या हो जाएगा H2O सल्फर, FeCl3 H2S रेडॉक्स, यहाँ पे FeCl2 सल्फर HCl बनेगा। SO2 क्या हो जाएगा, देखो सल्फर O2 के साथ करेगा तो SO2 बनाएगा, Na2SO3 HCl क्या हो जाएगा NaCl SO2 H2O, और NaHSO3 HCl के साथ NaCl SO2 H2O बनाएगा। जिंक सल्फाइड O2 के साथ जिंक ऑक्साइड SO2 लार्ज स्केल में बनाता है। ये वाला जो मेथड है वो लार्ज स्केल में बन रहा है ना। तो ये चाहे तो आप स्किप कर देना ये रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर टाइम है तो देख लेना एक बार। अच्छा, सल्फर का हमने पढ़ा था, S8 2 टाइप के होते हैं। यस सल्फर 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S8 H6। S8 वाला ऐसे W शेप का होता है और S6 ऐसे होता है। तो SO2 एग्जिस्ट इन वेपर फेज, और O2S2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें। तो ये याद रखना, ये वाला याद जरूरी हो, पैरामैग्नेटिक नेचर। ठीक है, 2 सल्फर होते हैं, रोम्बिक अल्फा फॉर्म, मोनोक्लिनिक सल्फर बीटा फॉर्म, ये येलो होता है। ठीक है, अल्फा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट इतना, बीटा का इतना होता है, तो आपको बीटा का फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टी, कलरलेस गैस, पंजेंट स्मेल और सॉल्युबल होता है वाटर में, और हैवियर देन एयर होता है। कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है, SO2 H2O रिएक्शन करेगा H2SO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड SO2 करेगा CSO4 से SO3 H2O। अच्छा, SO2 जो होता है ना ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों होता है। ठीक है,
और ये रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल, ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क में यूज होता है। इसका यूज है केमिकल प्रॉपर्टीज देख, जैसे MX H2SO4 ले लो आप, तो MHX और M2SO4 बनाएगा। X क्या है, ये है, और ये हम आप कोई भी मेटल ले लो आप, ठीक है। यहाँ पे तो KNO3 H2SO4 ले लो, तो KHS4 HNO3 ये ले लो, तो NHS4 HCl। हाँ, ये रिएक्शन जरूर याद रख लेना। जिंक कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ जिंक सल्फेट SO2 H2O, इसके कॉपर के साथ ये, तो ये थोड़ा थोड़ा है, आपको याद रखना है, ठीक है, किसके साथ क्या बन रहा है। इसमें मैं और क्या ही बताऊँ। चलो, ग्रुप 16 खत्म। वाई H2O लिक्विड और H2O गैस क्यों होता है? तो देखो, इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, 4 बार है, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वो लिक्विड रहेगा। इसमें वीक बॉन्ड और वाला फोर्स होता है तो वो गैस होता है। O2 गैस, सल्फर सॉलिड क्यों, ठीक है। तो O2 यहाँ पे क्या होता है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा तो वंडर वाल फोर्स बढ़ता है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका ये मॉलिक्यूलर, सिंपली सोचो, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा तो ये सॉलिड होता है, और ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा इससे, और ये गैस होता है। और H2E और H2S में बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली होता है SD की स्ट्रेंथ के, ठीक है। तो आप यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाने पे बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घटेगा, तो उससे आप रिलेट कर लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हैलोजन फैमिली, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ATTS, ये ग्रुप 17 है। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। मेन तो एक्सेप्शन वाले पॉइंट होते हैं। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी ये है, साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो मैंने लिख दिया है, आपको याद करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट -1 to +7 होता है। फ्लोरीन निकला होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -1 है। रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉन डेर वाल फोर्स। F2 लाइट येलो, Cl2 ग्रीनिश, Br2 रेडिश ब्राउन, I2 वायलेट। और ये वाली रिएक्शन अगर आप जो देख रहे हो, मैं यहाँ पे लिखा है, तो ये ज़रूर याद रखना आप, ये इम्पोर्टेंट है, कौन सा किसके साथ रिएक्शन करता है। तो ये चीज़ अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, तो F2X- लिया, तो यहाँ पे X क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, तो ये बनेगा। यहाँ पे अगर Cl2 लेते हो तो ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, और ब्रोमीन लिए हो तो आयोडीन ही रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा, तो ये देख लेना। सॉल्युबिलिटी, तो नॉन पोलर हाइड्रोजन आर नॉन पोलर, सो दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। CH2 ये सब नॉन पोलर है ना। और I2 जो होता है सॉल्युबल इन वाटर प्रेजेंस ऑफ Ki, और Ki कैसे एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म में, तो ये पूछ सकता है, पूछा है इवन। केमिकल प्रॉपर्टी जैसे ये एसिडिक नेचर हो गया, थर्मल स्टेबिलिटी हो गया, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, और बॉन्ड डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, डाइपोल डिक्रीज हो जाएगा भाई, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। ये बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और वोलेटिलिटी HCl का ये होगा, मेल्टिंग पॉइंट ये हो जाएगा। तो जहाँ पे इरेगुलरिटी दिखे उसे ज़रूर याद रखना। मेटल के साथ Mg और Br2, MgBr2 बनेगा। और ये कोवेलेंट नेचर, देखो स्मॉल कटायन हो, कोवेलेंट कैरेक्टर होने के लिए स्मॉल कटायन लार्ज आयन होना चाहिए, तो यहाँ पे जितना स्मॉल कटायन उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, और अनायन शुड बी लार्जर, तो MF, MCl, MBr, Mi। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अपने पास, और आपको सिंपली लॉजिक याद रख लेना, जैसे ये मैंने लिखा है Mg यहाँ पे 2+ है और यहाँ पे 3+ है, तो स्मॉल कटायन यहाँ है, स्मॉल कटायन है, तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, ख़त्म बात। तो आयनिक कोवेलेंट इनवर्स होते हैं रिएक्शन विथ वाटर। X2H2O होता है जो HX HOX बनाएगा, और यहाँ पे X जो होगा वो क्लोरीन, ब्रोमीन होगा। ऑक्साइड जो होता है O2F2 OF2 ये बनाते हैं, ये वाले जो होते हैं रिएक्टिव होते हैं और इसलिए लेस स्टेबल है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वाले जो होते हैं इनसॉल्युबल और डिकम्पोज कर जाते हैं हीट करने पे। रिएक्शन विथ अल्कली, तो F2NaOH के साथ ये बनाएगा। हॉट कंसनट्रेटेड, हाँ जहाँ कोल्ड डाइल्यूट हॉट कंसनट्रेटेड आता है बहुत ही हाईलाइटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है, तो इसको आप याद रखना, बाकी चाहे मत रखो, इसको भी याद रखना क्या बन रहा है।
और हैलोजन यहाँ पे एक्स क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो होता है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाते हैं। ClO2 ब्लीचिंग ऑफ पेपर में यूज होता है। स्टेबिलिटी यहाँ पे आयोडीन का ज़्यादा होता है क्लोरीन, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, ये क्या ऑर्डर है, ये एसिडिटी का ऑर्डर है, एसिडिटी का। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज़्यादा एसिडिक स्टेट, सेम एलिमेंट है तो। और ये प्रोडक्ट आप याद रखो इनका। इंटर हैलोजन कंपाउंड XX-3X5-7 ये इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं। एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है। तो जैसे फिजिकल नेचर देखते हैं पहले। ClF गैस, BrF3 वोलेटाइल, ICl सॉलिड होता है, और ये कोवेलेंट ड्यू टू स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑल इंटर हैलोजन कंपाउंड जो होते हैं डायमैग्नेटिक होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है नॉर्मल जो हैलोजन कंपाउंड होते हैं नॉर्मल सिंगल उनसे ज़्यादा होता है। पैरेंट मतलब जो पहले वाले होते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी जैसे देखो, फ्लोरीन ज़्यादा है क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे क्या है, लो है। फिर इंटर हैलोजन कंपाउंड जो आपने ये देखे ये वाले, फिर Cl2Br2I2। और इंटर हैलोजन कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे ये तो ये बनाएंगे। इसको हाइपो हैलाइड बोलते हैं, हैलाइड आयन बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, XS, ये डैश वाले हैं। ठीक, चलो आगे देखते हैं। टेस्ट ऑफ हैलोजन, तो वो Cl AgNO3 के साथ करेगा तो वाइट PPT, Br करेगा तो पेल येलो PPT, और I- AgNO3 के साथ करेगा तो AgI येलो PPT। I2 स्टार्च के साथ नेवी ब्लू, CCl4 के साथ वायलेट, और ये वाला रेडिश ब्राउन कलर देगा Cl2Br के साथ अगर लेते हो तो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का ज़्यादा क्यों होता है फ्लोरीन से, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है देन Cl2, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उल्टा हो जाता है Cl2 का, इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ जाता है और जिससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो जाता है। यही रीजन है NCERT में। और हम लास्ट पड़ाव पे हैं, ग्रुप 0 ग्रुप। पूरा कुछ याद ही करना है, पढ़ना है तो मज़ा भी नहीं आता, पर कोई ना। देखो ये है ग्रुप 0 ग्रुप, और इनर्ट गैसेस बोलते हैं। सारे गैस होते हैं मोनो एटॉमिक होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है। सारे गैस मोनो एटॉमिक होते हैं, स्पेरेंगली सोल्यूबल होते हैं, लो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि वीक डिस्पर्सन फोर्स होता है। हीलियम का होता है लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। रेडॉन का डीके क्या होता है, ये बनाता है। CF का ये बनाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी, साइज जो होगा इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, जनरल ट्रेंड। और डेल्टा H यहाँ पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ये हो जाएगा। डेंसिटी इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, लिक्विफिकेशन इंक्रीज। गामा क्या होता है, Cp/Cv तो 1.67 आता है मोनोएटॉमिक के लिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो ये पढ़ लो। ये देखो जेनॉन का, ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ स्किप कर देना, ये याद रखना। जेनॉन जो होता है XgF2, XgF4, XgF6 फॉर्म करता है, तो ये F2 के साथ ये बनाएगा। ये 1:5 की रेशियो में लोगे तो ये बनेगा, 1:20 की रेशियो में लोगे तो ये बनेगा, याद रखने का। ये जो होते हैं कलरलेस क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं, और ये रिएक्शन कराने पे ये प्रोडक्ट बनेंगे। देखो भाई इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं, ये भी याद रख लो कि कौन किसके साथ क्या बन रहा है ना। हाइब्रिडाइजेशन कभी कभी पूछ लेते हैं एडवांस में। तो यूजेस क्या होता है, बैलून में यूज होते हैं, क्रायोजेनिक एजेंट होता है, हीलियम कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, और डिस्चार्ज ट्यूब में नियॉन आर्गन इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। जेनॉन क्रिप्टन लाइट बल्ब में यूज होता है। इसी के साथ भाई थैंक यू। P ब्लॉक होता है कंप्लीट, बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था, मैंने दे दिया है। और ऑल दी बेस्ट, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिलीव इन गॉड, और अपने काम को करते रहिए, भगवान पे भरोसा करिए, सब कुछ अच्छा होगा। चलिए P ब्लॉक भी हो गया, पढ़ लीजिए इसको, है ना, है तो रटना ही ज़्यादातर, पर मेन चीज़ें भी पढ़ लो। बाकी मिलते हैं, थैंक यू।